हेलो दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम महिला पर्यवेक्षक से संबंधित आपको काफ़ी प्रश्न दे रहे हैं और इसी श्रृंखला के तहत आज की हमारी क्लास पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें जो भी एमसीक्यूज आपको दिए जा रहे हैं बच्चों, ये आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी और निश्चित तौर पर अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अंक जो है वो गेन कर सकते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटली होकर आते हैं और उसी आधार पर ये क्लास तैयार है। तो चलिए आरंभ करते हैं पोषण और स्वास्थ्य संबंधी एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, हमने लिया है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है। आपको ऑप्शन दिए हैं ए क्वाशियोरकर, बी क्रेटिनिज्म, सी हॉसीमेटो और डी घेंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वाशियोरकर जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से नहीं होता है। आयोडीन की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उसमें क्रेटिनिज्म, हॉसीमेटो और घेंगा को ग्वाइटर भी बोलते हैं, ये होते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क में क्षति, बौद्धिक विकलांगता जैसे रोग भी होते हैं, लेकिन क्वाशियोरकर नहीं होता है। ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो ये मध्य प्रदेश के दस्तक अभियान की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है वर्ष 2014, बी 2016, सी 2020 और डी 2018। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षमा चाहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी 2016 में मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान को प्रारंभ किया गया था और ये हर साल चलाया जाने वाला एक अभियान है। इस अभियान के तहत जो 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनको सर्च करना, अगर उनमें किसी प्रकार की कोई बीमारी है उसकी जांच करना, और इस अभियान का मकसद है बच्चों की मौत को कम करना। तो दस्तक अभियान में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जैसे कि ANM इसमें शामिल होंगे, वो जाके सर्च करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल होंगी, आशा ये शामिल होंगे और बहुत सारे जो लोकल लेवल पे जो सहयोगी लोग होते हैं वो भी दस्तक अभियान में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बच्चे में डायरिया नामक रोग किस विषाणु से होता है। आपको ऑप्शन दिया है ए रोटा वायरस, बी पोलियो वायरस, सी जीका वायरस और डी कोरोना वायरस। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोटा वायरस। बच्चों में डायरिया नामक जो रोग होता है, डायरिया दस्त को कहते हैं, तो आप याद रखें डायरिया नामक जो रोग होता है वो बच्चों में रोटा वायरस के कारण होता है और इसे कभी कभी पेट फ्लू के नाम से भी जानते हैं। तो पेट फ्लू, दस्त, डायरिया या फिर दस्त, ये सब एक ही है और इसके जो कारण होते हैं रोटा वायरस होते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में कौन सा एक पॉलीसैकेराइड नहीं है। आपको ऑप्शन दिया है ए हिपेरिन, बी काइटिन, सी पैक्टिन और डी सुक्रोज। आप उत्तर देने की कोशिश करें। पॉलीसैकेराइड यहाँ पे पूछा है, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर अपने अणु मोनोसैकेराइड को दे देते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। तो उदाहरण के लिए स्टार्च, सेलुलोज ये आता है। तो इसमें बताना है क्या नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुक्रोज। सुक्रोज पॉलीसैकेराइड नहीं है, एक मोनोसैकेराइड है। इसके अलावा हिपेरिन, काइटिन, पैक्टिन ये जो है पॉलीसैकेराइड में आते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पंख अभियान, मध्य प्रदेश का पंख अभियान कब प्रारंभ किया गया, किस वर्ष प्रारंभ किया गया। आपको ऑप्शन है ए 1 जनवरी 2020, बी 5 मई 2021, सी 24 जनवरी 2021 और डी 2 फरवरी 2020। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश में पंख अभियान चालू हुआ था। तो पंख अभियान होता क्या है देख लेते हैं। पंख अभियान में PANKH आता है। P यहाँ पे प्रोटेक्शन से संबंधित है, A यहाँ पर अवेयरनेस से संबंधित है यानी जागरूकता से संबंधित है, N यहाँ पे न्यूट्रिशन से संबंधित है और N के बाद में K आ जाता है, K नॉलेज या जानकारी से संबंधित है और H आ जाता है हेल्थ और हाइजीन, स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित होता है। तो ये जो पंख अभियान है इसे आरंभ किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने अभियान सुना होगा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान के तहत पंख अभियान लाया गया था। इसका उद्देश्य बालिकाओं के अंदर सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, जानकारी और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की गतिविधियों के माध्यम से उनका विकास करना है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं,
न्यूमोनिया से बच्चों का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? यहाँ निमोनिया बोला है। आपको ऑप्शन है ए यकृत, बी हृदय, सी फेफड़े और डी किडनी। तो बच्चों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेफड़े। निमोनिया से बच्चों के फेफड़े जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इससे बच्चों में बुखार आ जाता है, खांसी आने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बेचैनी होती है। ये सारी लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमुख का लक्षण है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए BAD, बी क्वाशियोरकर, सी मेरास्पस और डी PEM। तो दोस्तों चंद्रमुख से तात्पर्य यहाँ है कि चेहरा जो होता है वो चंद्राकार हो जाता है और इसे चिकित्सीय भाषा में चंद्रमुख मुखाकृति के नाम से जाना जाता है। तो उसके लक्षण क्या हैं आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर के जो लक्षण होते हैं वही चंद्रमुख के होते हैं। यह तब होता है जब चेहरे के किनारे पर अतिरिक्त वसा जमा हो जाता है, जिससे चेहरा भरा हुआ, फूला हुआ, गोल दिखाई देने लगता है। जैसे चंद्रमा का चांद बिल्कुल गोल होता है, इस तरह से चेहरा जो होता है वसा के कारण गोल गोल हो जाता है, तो इसे चंद्रमुख बोलते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, चिकन पॉक्स रोग के उपचार हेतु किस टीके को प्रयोग में लाया जाता है? तो चिकन पॉक्स रोग के उपचार का टीका बताना है। ऑप्शन है आपको ए OPV, बी वेरिसेला, सी काली खांसी का टीका और डी दिया है IPV टीका। तो इसका सही उत्तर देने का कोशिश करें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरिसेला। चिकन पॉक्स रोग के उपचार के लिए वेरिसेला वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। ये जो चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोस्टर नामक एक वायरस होता है, उसके द्वारा चिकन पॉक्स फैलता है। और इसके लिए MMRV का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मीजल्स, मम्स, रूबेला और वेरिसेला। ये MMRV का एक वैक्सीन होता है, ये वैक्सीन दिया जाता है, इससे चिकन पॉक्स रोग को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ट्यूबरक्लोसिस के उपचार का लक्ष्य है। ऑप्शन है ए उच्च रोग मुक्ति दर सुनिश्चित करना, बी पुनरावृत्ति न्यूनतम करना, सी औषधि प्रतिरोध की उत्पत्ति रोकना और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें ट्यूबरक्लोसिस का अगर उपचार करना है तो उसमें उच्च रोग मुक्ति दर सुनिश्चित करना चाहिए, पुनरावृत्ति न्यूनतम करना चाहिए, औषधि प्रतिरोध की उत्पत्ति रोकना चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस को आप TB रोग के नाम से भी जानते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं। ये बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक एक वायरस होता है, उसकी तरह से होता है। इसके अतिरिक्त एक जानकारी इससे रिलेटेड और है, 9 सितंबर 2022 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान को शुरू किया था और इसका उद्देश्य रखा गया था TB रोगियों को सामुदायिक सहायता प्रदान करना और ट्यूबरक्लोसिस बीमारी को रोकना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारी चीज़ें इसके लक्ष्य में शामिल है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो दूध में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम लगता है बताना है। ऑप्शन ए है ट्रिप्सिन, बी रेनिन, सी पेप्सिन और डी एरेप्सिन। तो दोस्तों इसका उत्तर देने की कोशिश करें। दूध प्रोटीन यहाँ बोला है, तो दूध के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको कैसिन बोलते हैं। तो कैसिन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेनिन। दूध में कैसिन के पाचन के लिए रेनिन, जिसे हम केमोसिन के नाम से भी जानते हैं, इस एंजाइम की भूमिका होती है। जो कैसिनोजेन होता है उसे कैसिन में बदलता है, जिससे दूध का दही जम जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण क्या हैं? आपको ऑप्शन दिया है ए मॉर्निंग सिकनेस, बी विभिन्न खाद्य पदार्थ को खाने की रुचि, सी पीरियड बंद हो जाना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर देने का प्रयास करें। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी गर्भावस्था के शुरुआती लक्षण में मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, विभिन्न खाद्य पदार्थों को खाने में रुचि होने लगती है और पीरियड आना बंद हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं विकास से संबंधित पोषक तत्व हैं। आपको दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन ए है आयोडीन, बी सल्फर, सी मैग्नीशियम और डी इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चों यहाँ पे थायराइड ग्रंथि के बारे में पूछा है। थायराइड ग्रंथि के वृद्धि या विकास के लिए पोषक तत्व के रूप में हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन ऑप्शन ए में है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आयोडीन आवश्यक है जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण घटक का काम करता है। साथ ही चयापचय, मस्तिष्क विकास और वृद्धि के लिए भी आयोडीन जरूरी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ICMR के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम आयरन ग्रहण करना चाहिए? तो इसमें ICMR की रिपोर्ट के अनुसार होना चाहिए था। किस रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है 24 मिलीग्राम, बी दिया है 38 मिलीग्राम, सी दिया है 30 मिलीग्राम और डी दिया है 32 मिलीग्राम। तो दोस्तों ये 2024 की जो रिपोर्ट आई थी उसके आधार पे आप उत्तर देंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 मिलीग्राम। ICMR 2024 के अनुसार एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन लगभग 30 मिलीग्राम आयरन ग्रहण करना चाहिए। और ICMR की रिपोर्ट में लिखा है 27 से लेकर 30 मिलीग्राम के बीच में आयरन आवश्यक रूप से गर्भवती महिला को लेना चाहिए। और आयरन की कमी या जोखिम वाली जो महिलाएं हैं, यानी जिसको बहुत ज़्यादा आयरन की कमी हो रही है, तो उस कंडीशन में ये 60 मिलीग्राम तक भी हो सकता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। नवजात शिशुओं में DPT लगाने का अनुशंसित स्थान है, मतलब जो नवजात शिशु होंगे उन्हें DPT का टीका लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा बताना है आपको। आपको ऑप्शन दिया है ए डेल्टाइड पेशी में, बी ग्लूटियल पेशी में, सी अग्रबाहु में और डी बाईं मध्य जांघ के पार्श्व भाग में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाईं मध्य जांघ के पार्श्व भाग में। तो मध्य जांघ के मतलब पिछले वाले हिस्से में साइड से DPT का टीका लगाया जाता है। इसमें डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टूसिस जो होती है, इस बीमारी के रोकथाम के लिए ये टीका दिया जाता है। इसके अलावा आपसे अगर ये पूछ लेता है कि BCG का टीका कहाँ लगाया जाता है, तो दोस्तों BCG का जो टीका है वो लगाया जाता है बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में। बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में BCG का टीका लगता है। तो DPT का बाईं मध्य जांघ का पार्श्व भाग और BCG का जो टीका लगेगा वो बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में लगेगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। आहार नियोजन के उद्देश्य क्या हैं? ऑप्शन दिए हैं ए रुचि अनुसार खाद्य समूहों का चुनाव, बी बजट के अनुसार खाद्य पदार्थों का क्रय, सी समय एवं स्थान के अनुरूप खाद्य पदार्थों का चयन और डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर आप दे सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी आहार नियोजन का उद्देश्य होता है अपनी रुचि के अनुसार खाद्य समूह का चुनाव कर सकते हैं, जो इच्छा होगी वो हम खा सकते हैं। बजट के अनुसार खाद्य पदार्थों का क्रय कर सकते हैं, मतलब जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग आप खरीद करके खा सकते हैं। समय एवं स्थान के अनुरूप खाद्य पदार्थों का चयन भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। शैशव अवस्था के शिशु की लंबाई 1 वर्ष के अंत तक लगभग कितने सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं ए 110 सेंटीमीटर, बी 75 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर और डी 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 75 सेंटीमीटर। 1 वर्ष की उम्र तक शिशु की लंबाई लगभग जो होती है वो 72 से लेकर 76 सेंटीमीटर तक की हो जाती है। तो 72 से 76 अगर इंच में से काउंट करें तो 28 से 30 इंच होता है लगभग। इस इतनी जो लंबाई है 1 वर्ष के शिशु की हो जाती है। और अगर यही पूछ लेता है कि 5 वर्ष के अंत तक लगभग कितनी होती है, तो जब बच्चा जन्मता है उसकी लंबाई जो होती है, तो जन्म के समय की जो लंबाई होती है उसकी दुगनी हो जाती है 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में दुगनी होगी। और यहाँ पे बोला है 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष में 72 से लेकर 76 सेंटीमीटर तक बढ़ेगी, लगभग 25% बढ़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे। ICMR 2024 के अनुसार गर्भावस्था के दौरान एक महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिया है ए 60 ग्राम, बी 48 ग्राम, सी 38 ग्राम और डी 78 ग्राम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 60 ग्राम। ICMR 2024 के अनुसार गर्भावस्था के दौरान एक महिला को प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और सामान्य महिला की बात करें तो सामान्य महिला को चाहिए 50 ग्राम, मतलब लगभग 10 ग्राम ज़्यादा लगती है गर्भावस्था के दौरान। अगला प्रश्न हम देखेंगे। आहार नियोजन करते समय निम्न में से किस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए?
आपको ऑप्शन दिया है, ए है आहार संतुलित होना चाहिए, बी आहार का नियोजन सरल चाहिए, सी आहार का नियोजन बजट के अनुसार होना चाहिए और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आहार नियोजन करते समय आहार संतुलित होना चाहिए, संतुलित भोजन होना चाहिए, यानी लगभग सभी पोषक तत्व जितनी मात्रा में बताए गए हैं उसके अनुसार होना चाहिए। आहार का नियोजन सरल होना चाहिए, आहार का नियोजन बजट के अनुसार भी होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, एएनएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिया है आपको, ए एसोसिएट नर्स मेंबर, बी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, सी एक्सेप्टेड नर्सिंग मिडवाइफ और डी दिया है ऑक्सिलरी नर्स मेंबर। तो एएनएम का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, उत्तर देने की कोशिश करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जो है एएनएम का पूर्ण रूप होता है। अब एएनएम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एएनएम को पहली बार मुखर्जी समिति एक आई थी, मुखर्जी समिति ने इसकी अनुशंसा की थी और इसके अनुसार 1966 में सबसे पहले एएनएम आया था। मतलब एएनएम एक प्रकार की नर्स होते हैं और 1966 में सबसे पहली बार ये आए थे और इनका लाने का उद्देश्य था ग्रामीण लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। और यह अगर एएनएम की बात करें तो एएनएम पेशे से एक पैरामेडिकल पेशेवर होता है जो बुनियादी स्वास्थ्य एवं सेवा प्रदान करता है। और खासकर एएनएम जो होता है ये इन्हें गांव में देखा जाता है। आप गांव वाले एरिया में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एएनएम मिलेंगे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आईसीएमआर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार धात्री अवस्था में प्रतिदिन कितने माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है? यहाँ पे धात्री अवस्था बोला है यानी गर्भवती अवस्था में आपको बताना है। ऑप्शन दिया है, ए 140 माइक्रोग्राम, बी 120 माइक्रोग्राम, सी 280 माइक्रोग्राम और डी 250 माइक्रोग्राम। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आएगा 250 माइक्रोग्राम। जो आईसीएमआर की रिपोर्ट आई थी 2020 वाली, 2020 में ये जो 250 माइक्रोग्राम की जगह पे 280 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता के बारे में बात की गई थी, लेकिन 2024 की रिपोर्ट में ये 250 माइक्रोग्राम दिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जा सकता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी पूर्ण नेत्र और डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आँख का केवल कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया को ही प्रत्यारोपित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो ये काफ़ी चर्चित प्रश्न भी है, आपको सही उत्तर देना है, खुद ही आप उत्तर देने का कोशिश करें। ऑप्शन ए में है चेचक का टीका, बी इंसुलिन, सी पेनिसिलिन और डी मलेरिया। तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वो शख्स हैं जिन्होंने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक को लॉन्च किया था। तो आप बताएंगे, इसने सही उत्तर ढूंढ कर बताइए कौन सा दिया था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलिन। बच्चों पहली एंटीबायोटिक की खोज हुई थी 1928 में और इसे खोजा था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने और इसे ही पेनिसिलिन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मीजल्स रूबेला टीके की कितनी मात्रा दी जाती है? तो मीजल्स रूबेला टीके की मात्रा आपको बताना है। आपको ऑप्शन दिया है, ए 0.1 मिलीग्राम ml मतलब मिलीलीटर और बी दिया है 0.25 मिलीलीटर, सी दिया है 0.5 मिलीलीटर और डी दिया है 1.0 मिलीलीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0.5 मिलीलीटर मीजल्स रूबेला के टीके की मात्रा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? आपको ऑप्शन दिया है, ए विटामिन डी, बी विटामिन ई, सी विटामिन के और डी विटामिन ए। तो बच्चों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन डी। ये धूप में भी आपके शरीर में पैदा हो जाता है, तो धूप में पैदा होने के कारण ही इसे जो है सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम की बात करें तो ये होता है कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल इसे कहते हैं।
और इसे ही सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। अब विटामिन डी की कमी से भी रोग होते हैं। जैसे विटामिन डी की कमी से बच्चों में एक रोग होता है जो काफ़ी ज़्यादा आपने कई बार सुना है, रिकेट्स। और बड़ों में भी विटामिन डी की कमी से होता है जिसे ऑस्टियोमेलेसिया कहा जाता है। इन दोनों ही रोग में हड्डियां जो होती है मुलायम होने लगती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? आपको ऑप्शन दिया है, ए एंजाइम, बी वसी अम्ल, सी न्यूक्लिक अम्ल और डी अमीनो अम्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के रूप में पची हुई प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है। पचे हुए प्रोटीन अमीनो एसिड में जब टूट जाते हैं, ये रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंच जाते हैं और कोशिकाओं के निर्माण, मरम्मत और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो प्रोटीन पचने के बाद में अमीनो एसिड में बदलता है, आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, आंवला, अनानास, संतरा आदि में किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है? आपको ऑप्शन दिया है, ए विटामिन ए, बी विटामिन के, सी विटामिन सी और डी विटामिन बी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप देने का प्रयास करें। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। यानी आंवला, अनानास, संतरा इत्यादि जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी मिलता है। और इसका रासायनिक नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो रासायनिक नाम आप याद रखेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जैसे रोग हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थित है। तो आईसीएमआर का वायरोलॉजी जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, कहाँ है बताना है आपको। ऑप्शन दिया है आपको, ए दिल्ली, बी भोपाल, सी पुणे और डी अजमेर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुणे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1952 में वायरस अनुसंधान केंद्र यानी वीआरसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना करने में रॉकफेलर फाउंडेशन एक फाउंडेशन था, उसकी सहायता से इसे पहली बार खोला गया था। बाद में इसी का नाम बदल करके NIV कर दिया गया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कर दिया गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बेरी रोग रिक्त की कमी से होता है। आपको रिक्त स्थान पे बताना है, क्या आएगा। ऑप्शन ए है थायमिन, बी एस्कॉर्बिक अम्ल, सी नियासिन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, थायमिन या थियामिन। इससे बेरी रोग होता है और इसे विटामिन B1 को थियामिन बोला जाता है या थायमिन बोला जाता है। इसके कारण जो बेरी अगर रोग हो गया तो इसके कारण तंत्रिका तंत्र और हृदय को नुकसान पहुंचता है, यानी तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है और हृदय के रोग होने के चांसेस होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छोड़कर भोजन में पाए जाने वाले सभी पोषक तत्व हैं? तो इसमें से कौन सा पोषक तत्व में काउंट नहीं होता है और कौन सा होता है बताना है आपको। ऑप्शन ए है विटामिन, बी प्लाज्मा, सी प्रोटीन और डी कार्बोहाइड्रेट। तो जो पोषक तत्व नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा। इसके अतिरिक्त विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये तीनों ही पोषक तत्व होते हैं। प्लाज्मा खून का एक घटक होता है, खून में पाया जाता है और लगभग इसका पीला सफ़ेद रंग होता है। तो पीला और सफ़ेद रंग का एक तरल होता है और ये लगभग 90% जो होता है इसमें वाटर होता है, यानी H2O होता है। 90% इसमें पानी होता है। इसमें लवण, एंजाइम, एंटीबॉडी इत्यादि पाए जाते हैं और रक्त के थक्के को जमने में मदद करता है, यानी बढ़ावा देता है। रक्तचाप, उसकी मात्रा, pH स्तर, इन सभी को नियंत्रण करने का काम ही प्लाज्मा करता है। तो ये रुधिर में पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार के किस विभाग द्वारा शुरू की गई थी? आपको ऑप्शन दिया है, ए महिला कल्याण विभाग, बी जनसंपर्क विभाग, सी सामान्य प्रशासन विभाग और डी लोक निर्माण विभाग। सही उत्तर आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो है भारत सरकार के महिला कल्याण विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसे प्रारंभ किया गया था 1 मई 2013 को। 1 मई 2013 को किया गया था। इसमें शहरी क्षेत्र में जो गरीब होते हैं उन लोगों के लिए मिशन लाया गया था। शहरी आबादी में विशेषकर गरीब और कमज़ोर वर्ग के जो भी लोग हैं उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के लिए गवर्नमेंट ने ये मिशन लेके आया था।
तो दोस्तों ये हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्न के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।